Okay, so this case of having clutter, uh, we have used this weakness of automated vision systems in designing captchas. आप लोगों ने विजुअल कैप्चा सॉल्व किए हैं, उसमें हम यही करते हैं कि वी हैव सम कंटेंट विच द ह्यूमन कैन डिटेक्ट, and then there is some other content that a human can figure out that it is not of interest, but the automated systems they fail. यही हम कर रहे होते हैं ना कैप्चास डिज़ाइन करने में. तो how does this human vision system become so robust against this confusing content? Then the issue that if the same object is appears in different sizes, and then even if there is slight deformation, even then we can detect the object that it's a cat. I'm sure no one of you saw a cat in your life in this pose. Did you? इस पोज में किसी ने बिल्ली देखी आज से पहले? नो सर. यस सर. स्ट्रेंज. मैंने नहीं देखी. So even then, without having this training example in my experience, I can tell you the pose of the cat. So these are the things which amaze us till today, and we are trying to solve it. We saw currently the deep learning systems, they are solving these issues, but they require a lot of data, which can only be possible in few of the domains. In very specialized domains like medical imaging or other kind of data where you need an expert to label the data, one wonders how can you gather so much data in those domains. So there are people are trying to develop methods like called transfer learning. एक डोमेन से सीख कर दूसरी डोमेन पे अप्लाई करें तो शायद कम डेटा चाहिए. Anyways, human vision never demanded such data from you. So our focus is classic vision, and अगर और ये क्लासिक विजन में हम यही करना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 इमेजेस दिए हुए हैं और हम उनको मैच करना चाह रहे हैं. हम कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कोई हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स नहीं होंगी. तो ये जो प्रॉब्लम हमारा सिंपल ये हो गया. दो और जो पहले इमेज में चीज़ आपको बड़ी नज़र आ रही है, अगर दूसरे इमेज में छोटी नज़र आ रही है, तो वो क्या ऑपरेशन होगा जो आपको बताएगा कि इस इमेज में से, मतलब आपको अगर तो आप सिंपल क्रॉस को रिलेशन करें तो यू विल नॉट बी एबल टू मैच दीज टू थिंग्स, क्योंकि फुल ओवरलैप तो कभी होगा ही नहीं. और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर ये चीज़ रोटेटेड हो दूसरे इमेज में और साइज़ भी चेंज हो, फिर क्या करेंगे? तो ये हम चैलेंज सॉल्व करना चाहते हैं. तो लास्ट टाइम हमने क्या, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी दैट वी स्टार्टेड बिल्डिंग, हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी? सर अभी तो हम वो फिल्टर को डिफरेंट पोजीशंस में रख के सारा स्कैन कर रहे थे. हाँ, हमने ये कहा था कि हम इस इमेज के पैच को ले लेते हैं, ये मैंने बाहर बना दिया है, फिर इसका साइज़ छोटा कर लेंगे, फिर इसका साइज़ और छोटा कर लेंगे, साइज़ छोटा कर दिया, फिर इसका साइज़ और छोटा कर दिया, और फिर इस रिलेट इसको सेकंड इमेज से कोरिलेट करें, तो फाइनली चेक कर लें कि कौन सा कोरिलेशन का रिजल्ट इज ग्रेटर देन अ थ्रेशोल्ड.
तो वी हैव टू ट्राई मल्टीपल साइजेस और स्केल्स, और यही काम हम रोटेशन के साथ कर सकते हैं कि एक पैच को मुख्तलिफ एंगल्स पे रोटेट करें। पहले इधर रोटेट कर दिया मैंने इसको, फिर मैं इसको यूं रोटेट कर देता हूँ, और तो मल्टीपल साइज और मल्टीपल एंगल्स पे आप इसको रोटेट करें। तो सर फिर लेकिन आप फिर भी सर जी सर लेकिन फिर भी सर इसमें तो सर कंस्ट्रेंट है ना सर, मतलब कि लाजमी तो नहीं है ना कि इमेज रोटेट और स्मॉल ही हो, बाकी चीजें भी हो सकती हैं, तो इसमें तो ये मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, मतलब वो जो भी हमने वेरिएशंस अभी देखी हैं पिछली स्लाइड में वो सारी हो सकती हैं। तो फिर हमारे पास एक तो ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी है ना कि हम खुद ही इसकी लाइट भी चेंज करें, स्केल भी चेंज करें, एंगल भी चेंज करें। तो अगर ये हम सारे काम कर भी लेते हैं ना, तो होगा ये कि ये वाला पैच ना दूसरे इमेज में आप मैच करने में कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मिलेगी। तो व्हाट अबाउट द पैच विच इज सिटिंग नेक्स्ट टू दिस पैच? फर्ज करें इस पहले वाले बॉक्स में एक ह्यूमन था और इस दूसरे वाले बॉक्स में आपके साथ जो बंदा बैठा था उसकी तस्वीर है। आप क्लास में साथ साथ बैठे हैं, वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट ह्यूमंस। वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द सेकंड पैच। तो इट इज़ ग्रोइंग आउट, मतलब इट इज़ exponentially growing this problem, so we will not be able to solve it in any limited amount of time. So on the other hand, human vision, how much time it takes you to analyze the entire scene? You can name every object available in the room. You know where the object is placed, और आप you know which object is closer, you know which object is far. और जितनी भी क्लासेस हैं आपको सब पता होती हैं, ये चेयर है, टेबल है, वॉल है, ये टेक्स्ट है। तो today we will try to solve build on this representation, and we will see कि कैसे हम दो इमेजेस अगर हमें दिए हों तो और उनमें चीज़ अपीयर हो रही हो मुख्तलिफ साइजेस पे, तो भी हम उनको मैच कर लेंगे विदाउट यूजिंग दिस प्रोसेस। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। But before that, I want to show you a video I watched yesterday. It was really amazing. कि uh, we want to understand how biological vision solves these problems. So human vision is a very advanced vision. We select few animals which are apparently less advanced than humans, and we try to study their vision system. तो ये मैं प्ले करूँगा वीडियो, आपने मुझे बताना है कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ये आ रही है आप लोगों को आवाज़? सर आवाज नहीं आ रही अभी तो यही अच्छा, मैं अभी शायद आ जाए आप लोगों की आवाज़। अब आ रही है आवाज़? सर आवाज नहीं आ रही। सर हल्की सी आई थी सर बीच में आ रही शायद। थी। सर आप कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दें, हम खुद देख लेते हैं। तो मैं ना सिर्फ प्ले कर देता हूँ, आपको आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है इस वीडियो में।
तो कटल फिश जो है ना वो उसके अंदर कैमोफ्लाज करने की कैपेबिलिटी होती है अपने आप को, कि जिस तरह वो कैमिलियन नहीं होता, गिरगिट जो होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब यहाँ पे इस तस्वीर में ना कहीं कटल फिश है, ये पड़ी हुई है, और यहाँ पे ये कटल फिश है। तो व्हाट माय इम्प्रेशन वाज अबाउट कैमोफ्लाजेस के एक ही बैकग्राउंड कलर है, लेट्स से ग्रीन है तो आपने अपना कलर ग्रीन कर लिया, या ब्राउन है तो आपने अपना कलर ब्राउन कर लिया। लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग कि these animals, I don't know if we can call them animals, ये जो हैं बड़ा कोई डाइवर्स पैटर्न भी डिस्प्ले करने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखें ना यहाँ पे, ये कटल फिश है ऑन द लेफ्ट। तो सबने देख ली है, नजर आ रही है सबको। यस यस सर। सर, आ रही है यस इसमें। सर। तो ये देखें कैसे उसने ब्लैक एंड वाइट जो है ना टेक्सचर बना लिया अपना, नॉट सिंगल कलर बट मल्टीपल कलर्स। ये देखें कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे बड़ा कोई वाइट स्टोन पड़ा था तो अब बड़ा पैटर्न नजर आना शुरू हो गया। तो रिसर्चर्स लाइक दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, मतलब उन्होंने कहा कि दिस, दे फिगर्ड इट आउट कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस और वी शुड स्टडी द विजन ऑफ कटल फिश एंड वी दे। ये देखें, ये उसने कलर चेंज कर लिया अपना बेस्ड ऑन बैकग्राउंड। यहाँ पे कहाँ कटल फिश चाहिए? अच्छा, तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इन्होंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें ना इन्होंने ये दे प्लेस्ड दी कटल फिश और नीचे चेकर पैटर्न प्लेस कर दिया। तो चेकर पैटर्न इज़ वेरी कॉमन इन विजन। अभी आप देखेंगे जब हम कैलिब्रेशन करेंगे ना, तो वी विल बी यूजिंग दिस पैटर्न अ लॉट इन रोबोटिक्स। तो इन्होंने कहा कि चलें लेट्स सी के कैन द फिश कैमोफ्लेज इटसेल्फ। ये देखें, मतलब उतना उतना नहीं कर पाए कटल फिश, बट एक वाइट पैटर्न उसने बना लिया है। तो विच इज़ लाइक स्ट्रेंज, काफ़ी मुश्किल पैटर्न था ये। तो उसके बाद जो है ना दी रिसर्चर्स दे स्टार्टेड टेस्टिंग दी कटल फिश ऑन इल्यूजन्स। इन्होंने फिगर कर लिया कि कटल फिश जो है ना वो जो सराउंडिंग सीन होता है उसको एनालाइज कर लेता है बहुत अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ हाउ द विजन ऑफ कटल फिश इज क्लोजर टू द विजन ऑफ ह्यूमन। तो हमने देखा था कि ह्यूमन विजन कैन बी ट्रिक्ड बाय इल्यूजन्स, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एम्स इल्यूजन। तो अच्छा, इसको इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स इल्यूजन नहीं दिया। इन्होंने बेसिकली इसको जो इल्यूजन दिया ना वो ये था। अच्छा, इसको जो इन्होंने दिया ना, क्या कहते हैं, पैटर्न जो नीचे ज़मीन पे इन्होंने ड्रॉ किया, इन्होंने ये सर्कल ड्रॉ किया बट कुछ बाउंड्री इसकी नहीं ड्रॉ की। तो तो व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज हम ह्यूमन विजन को जब स्टडी करते हैं ना तो वी फिल द गैप्स। हम इस तरह के ना इल्यूजन्स बनाते हैं और योर आइज कैन डिटेक्ट अ सर्कल ऑलरेडी। ये आपको ना ये जो लाइनें हैं ना, ये आपको ये 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको ना बताता और मैं आपसे पूछता कि इस तस्वीर में कितने सर्कल्स हैं तो आप सब कहते कि 3 सर्कल हैं इधर।
हालांकि ये सर्कल नहीं है, ये बस चार चार लाइनें हैं जो कि एक सिमेट्री में है। तो नाउ दे विल प्लेस कटल फिश ऑन टॉप ऑफ दिस एंड दे फिगर्ड आउट कि वो भी इसी तरह का ब्रोकन सर्कल नहीं, वो कंप्लीट सर्कल बनाता है। तो बेसिकली ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन फिल करने वाला पार्ट है ना, ये ह्यूमन विजन की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ देखी है? आपने यहाँ देखी है ये प्रॉपर्टी ऑक्लूजन में। ऑक्लूजन में यू कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैट्स फेस, राइट? तो कटल फिश ने भी यही किया था कि उसने इंस्टेड ऑफ ब्रोकन सर्कल इट प्रोड्यूस्ड a complete circle. So its vision has also some common properties with human vision. So that was really interesting, and this was a paper that they published. I don't know when is this paper from. 2000. Come on, date. 2012. Anyways, so you see how interesting the research about vision is. It's not about deep learning only. So one interesting, I don't know what is happening in this area of research right now, but an interesting direction could be that I checked and I saw that the bugs, butterflies and chameleon, they also do this kind of camouflage. And if we can find maybe a butterfly, we can check whether the butterfly is able to do the same thing or not. This is really, I mean, this is really simple and very novel work. Really exciting. So now getting back to our work, we want to solve computer vision. We can get inspired by human vision. Maybe understanding of human vision helps us develop new things. But right now we are trying to understand what we have already understood as a community. तो ये हमारा चैलेंज है और हम इनको ना एफिशिएंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. And there is a story about it. The story about computer vision is about coming up with these invariant representations. Even with these deep networks, we are interested in how invariant they are. So the entire 3 to 4 decades of vision, they are related with this type of research. We will try to cover most important steps, most important findings, और इनमें जो सबसे important है ना, जो सबसे famous है, वो scale invariant feature transform है, जिसकी example हमने last time देखी थी. ये जो हमने example solve की थी, ये दो इमेज हैं और दो ये छोटे छोटे पीसेस आपने यहाँ मैच करने हैं, और साइज भी चेंज किया हुआ है हमने इमेज का, और शायद रोटेट भी किया हुआ है. तो सिर्फ विल मैच दीज ऑब्जेक्ट्स एंड दीज इमेजेस, और इसमें हमें कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस इन दो इमेजेस की ज़रूरत है. तो बेसिकली जो हमारा ये सारा पाइपलाइन होती है ना, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं. पहला जो सवाल आपने सॉल्व करना होता है कि मैं इमेज में मैं सारे बॉक्सेस को नहीं कंसिडर करना चाहता इमेज में, वो बहुत सारे हैं. ठीक है, आई जस्ट वांट टू गेट क्रॉप ओनली द इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस.
इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस की। और फिर हम पहले इमेज के बॉक्स को दूसरे इमेज के साथ मैच करना चाहते हैं, तो मैच करने से पहले हमने हमने उसकी कोई डिस्क्रिप्शन करनी है। हम पिक्सल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन पिक्सल वैल्यूज़ के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये पिक्सल वैल्यूज़ के अलावा कुछ और लेना जो है ना इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब हम हर पैच से वो वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ वेक्टर। तो होगा ये कि ये जो इमेज का पैच है, लेट्स से ये इमेज पैच है, इसको हम एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये दूसरे इमेज के पैच को भी किसी किसी वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। Without any processing, I can just fill up this vector with the pixel values. लेकिन हमें पता है कि पिक्सल वैल्यूज़ जो है ना वो उसमें वो इन्वेरियंस नहीं है। अगर चीज़ रोटेट हो जाए और साइज़ चेंज आ जाए, तो फिर इन दोनों वेक्टर्स का तो साइज़ चेंज हो जाए तो साइज़ ही बदल जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ दैट मैजिकल डिस्क्रिप्शन, कि जब इन दो वेक्टर्स में डिफरेंस लेना तो वो ज़ीरो आए डिफरेंस। दिस इज़ व्हाट वी आर आफ्टर, दिस डिस्क्रिप्शन। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो ह्यूमन विजन कुछ ना कुछ तो बनाता होगा ना, ताकि वो इमेज पे कुछ प्रोसेसिंग करता होगा और फिर मैच करके ज़ीरो कर देता होगा। तो जब आपके सामने ये लफ्ज़ आए ना, डिटेक्शन, डिस्क्रिप्शन और मैचिंग, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसमें देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, तो अब ये एक एग्जांपल है, ये आप इसमें टेक्स एवर फॉरएवर टू लोड। Can you see this image? I can't see. Can you hear me? यस सर। यस सर। अच्छा चलें, ये एक इमेज है, और वही इमेज जो है ना आपने ज़रा डिस्टेंस से कैप्चर किया ऑन दी राइट साइड। तो ये पहले वाले इमेज में ना मैंने 3 डब्बे बनाए हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैन यू ड्रॉ दीज 3 बॉक्सेस इन दी राइट इमेज? आप ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करें। Which box is easier to draw? द ग्रीन वन। फ्रेम के अराउंड बनाना। मतलब ग्रीन आसान है आपके कहने के मुताबिक? जी सर। नहीं, आपने एग्जैक्ट उसी जगह पे बनाना है, मैं ड्रॉ करने का नहीं कह सर रहा। ब्लू सर ब्लू और रेड थोड़ा आसान लग रहा है। सर ब्लू और रेड आसान है, उसकी रेफरेंस दी भी है ना। ग्रीन कैसे बताएंगे? ग्रीन का तो पता ही नहीं लग रहा कि किधर बनाना है। मतलब क्यों आपको ग्रीन बनाना आसान लग रहा है? मुझे तो बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने एग्जैक्ट उसी जगह पे ग्रीन बनाना है जहाँ ये बना हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकलाइज इट करेक्टली। ठीक है, आप दीवार पे बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उस जगह पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, रेड और ब्लू में से कौन सा बनाना आसान है? रेड। रेड वाला। रेड वाला बनाना आसान है, क्योंकि
ये ब्लू वाला मैं अगर थोड़ा सा ऊपर बनाऊं या थोड़ा सा नीचे बनाऊं तो लगेगा तो इसी जैसा ना कि बीच में एक सीधी लाइन है, लेकिन रेड वाला आसान है क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या साइज़ है और वर्टिकल लाइन का इसके अंदर क्या साइज़ है। तो बेसिकली जो मैं बात बताना आपको चाह रहा हूँ ना वो ये है कि कॉर्नर्स दूसरे इमेज में मैच करना आसान होते हैं, लाइनें मैच करना मुश्किल होती हैं, और टेक्सचर लेस तो मैच करना नामुमकिन होता है अगर आप एग्जैक्ट पिक्सल पोजीशन बताना चाहते हैं तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उसमें तो इमेज का साइज चेंज हो सकता है, वो रोटेट भी हो सकता है, तो फिर जो है ना हम तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ये जो पहले वाले इमेज में से ना हमें सारी चीज़ें मैच करना मुश्किल होंगी, तो कुछ चीज़ें तो मैच करना तकरीबन नामुमकिन होंगी यूजिंग स्मॉल पैचेस। As a human you might be able to match those things using higher level understanding। आप मतलब यूं सोच सकते हैं कि अच्छा टेबल के थोड़ा सा ऊपर और सोफे के साइड पे, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेबल क्या चीज़ होती है और सोफ़ा क्या चीज़ होती है, ये जो प्लांट पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ होती है। तो वी कैनॉट एज्यूम दिस लेवल ऑफ हायर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वजह से पहले इमेज में से ना हम सारे पॉइंट्स नहीं चाहते, हमें पता है हम मैच नहीं कर सकेंगे, तो हम पहले इमेज में से ना सिर्फ कॉर्नर्स डिटेक्ट करते हैं बिकॉज वी कैन लोकलाइज देम केयरफुली। तो ये पहला पार्ट जो है ना वो डिटेक्शन वाला आ गया कि पहले इमेज में से ना वो कौन सी जगह है जहाँ से हमने पैच को क्रॉप करना है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं दूसरे इमेज में मैच करने के। तो दिस इज कॉल्ड डिटेक्टिंग दीज पॉइंट्स, बेसिकली वी डिटेक्ट दीज कॉर्नर्स। तो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल नज़र आ रही है ना इसमें उसने कॉर्नर्स डिटेक्ट किए हैं और कुछ कॉर्नर्स उसने शो कर दिए हैं विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट। जो वीक ग्रेडियंट वाले कॉर्नर्स हैं जो एज अ ह्यूमन आपको नज़र आ रहे हैं ना वो ये जो भी एल्गोरिदम यूज़ हुआ है ना उसने डिस्कार्ड कर दिया। तो ठीक है, लेट्स से आपने कॉर्नर डिटेक्ट कर लिया, हम देखेंगे अभी कि कॉर्नर कैसे डिटेक्ट होते हैं। तो उसके बाद सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये पहले इमेज में अगर आपने कोई कॉर्नर डिटेक्ट किया था तो आप इस पॉइंट के इर्द कितना बड़ा पैच क्रॉप करेंगे पहले वाले इमेज में, और दूसरे वाले इमेज में क्योंकि व्यू चेंज हो सकता है और साइज कम छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है उस चीज़ का, तो दूसरे वाले इमेज में से जब वो पैच क्रॉप आप करने लगेंगे करस्पॉन्डिंग तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस साइज का पैच क्रॉप करना है और कितना रोटेट करना है। ये हमारा चैलेंज है, एक्चुअल चैलेंज जो है ना हमारा ये है। ये चलें पॉइंट्स तो हमने डिटेक्ट कर लिए, अब जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं करस्पॉन्डिंग पैचेस सही तरीके से कैसे क्रॉप होंगे। हमें ये पता है कि लेफ्ट वाले इमेज में हमें कोई बड़ा पैच क्रॉप करना पड़ेगा और राइट वाले इमेज में करस्पॉन्डिंग पैच छोटा है, तो ये कौन बताएगा हमें। और फिर हो सकता है कि हमें पैच को रोटेट करना पड़े थोड़ा सा मैचिंग करने से पहले ताकि वो अलाइन हो जाए, तो कितने एंगल पे रोटेट करना है तो ये कौन बताएगा। तो बेसिकली ये जो दो बातें मैंने की हैं ना इसको स्केल इनवेरिएंस और व्यू इनवेरिएंस, ये दो चीज़ें हम अभी डील कर रहे हैं, ये दीज आर दी हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए ना वी विल गो बैक टू आवर सिफ्ट एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, वो जो हमने फिल्टर्स पढ़े थे ना। पहले हम रोटेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, वो थोड़ी आसान है। लेट्स से ये दो इमेज आपको किसी ने और आपको कहते हैं कि जी आपको किसी ने ये भी आकर बता दिया है कि इस इमेज में जो चीज़ है ना वो दूसरे इमेज में उसी साइज़ की है। ये किसी ने आकर आपको बता दिया कि साइज़ वाला मसला नहीं है, तो आप ये अभी एज्यूम कर लेंगे लेट्स से सिर्फ रोटेशन का मसला है। तो आप इस पैच को, ये जो लेफ्ट वाले इमेज में ये पूरा इमेज जो है ना आप समझें कि एक पैच ही है, और ये जो राइट वाला इमेज है ये भी एक पैच ही है, इन दोनों को कोरिलेट करें
तो आपके पास जो है ना कोरिलेशन का जो रिजल्ट है ना हाई कोरिलेशन है, क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए आपको? फिर इमेज 1 को रोटेट करके कोरिलेट करें तो एरो वाला पैच है स्ट्रेट। हाँ ठीक है, इनमें से क्योंकि आपको पता चल गया कि स्केल का तो मसला नहीं है, रोटेशन का मसला है, तो आप पहले को रोटेट करेंगे, तो किसी एक को रोटेट कर लें और फिर बाद में कोरिलेट कर लें। दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें एंगल नहीं पता कि कितने एंगल पे रोटेट करना है। तो एक चॉइस ये है कि आप बारी बारी हर एंगल पे रोटेट करें, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि ये तो फिर वो this this method has lot of computations। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम इन दोनों पैचेस को कोरिलेट करना ही चाहते हैं तो हमें कोई जल्दी से ना कोई एंगल बता दे कि ये एंगल है रोटेशन का, तो ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा? एनी गेस? तो मतलब अब हमें इसको एक ही एंगल देना है कि यहाँ पर चेक करूँ। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आई। मतलब हमें नज़र आ रहा है ना कि इस पैच को सिर्फ एक खास एंगल पे रोटेट करें तो पहला पैच दूसरे पैच के एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, सर एक चीज तो हम सर देख सकते हैं कि इस इमेज में खाली जो एजेस है वो ये एरो की ही है। तो अगर हम किसी तरह एजेस निकाल के हम पिक्सल वैल्यू ढूंढ लें और इस तरह कुछ कर लें, क्योंकि एजेस अगर मिलेंगे तो खाली एरो से रिलेटेड ही मिलेंगे। हाँ तो ठीक है, अब हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, हम कहते हैं कि अच्छा हमें दो पैच दिए हुए हैं, हमने उनको मैच करना है। तो हम ये करते हैं कि हम एजेस लाइनें निकालते हैं इमेज में से एजेस, और देख लेते हैं कि उन एजेस का एंगल क्या है, तो हमें एंगल मिल जाएगा। तो हमने एज डिटेक्शन करनी है सिर्फ। हम जब पहले वाले इमेज में लेफ्ट साइड वाला जो इमेज है इसमें जब एज डिटेक्शन करेंगे तो हमारी सबसे डोमिनेंट लाइन कौन सी होगी? वर्टिकल। तो 90 यस, डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। यस। अच्छा, फिर अगर हम राइट वाले इमेज की एज डिटेक्शन करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन जो हमारे पास आएगी उसका क्या एंगल होगा? 45 लेट से। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये इन दोनों पैचेस में एक जैसी चीज है ना, तो पहले इनका एंगल बराबर कर लेते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप लेफ्ट वाले इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या राइट वाले इमेज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें 45 डिग्री, और उसके बाद को रिलेट कर लें। तो आर यू हैप्पी विद दिस स्ट्रेटेजी? सर उसमें सर बस ये मसला ना हो, क्योंकि सर अगर हम इसको रोटेट करें तो ये जो स्क्वायर है ये मतलब कि टिल्ट हो जाएगा, और ब्लैक मतलब कि जब हम कोरिलेट करेंगे एरो तो एरो पे क्या पता आ जाए, लेकिन वो ग्रीन वाली रीजन अगले की ब्लैक वाली पे आ रहा हो तो वहां पर तो मसला नहीं होगा। हाँ, आपकी बात ठीक है कि हम इसको रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहेगा। लेट्स से हम इस पैच के अंदर से ना एक सर्कल ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्क्वायर पैच वी टेक अ सर्कल इनसाइड दिस पैच, और फिर को रिलेट करें। अगर मैं इस पैच और के सर ये अंदर, भी किया है कि खाली रोटेशन हुई है, कोई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं। हाँ अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम सबसे सिंपल कर ली। हमने कहा कि अगर हमें कोई रोटेशन की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना है तो, और बाकी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे फिर तो
मेरे ख्याल से सर ये ठीक है सर कि इसको बस एच करके रोटेट करके क्रॉस कोरिलेशन कर लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, मुझे आप बताएं कि एक इमेज को अगर आपने रोटेट करना हो तो आप क्या मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। लेट्स सी ये आपका इमेज है और इस इमेज से आप एक नया इमेज बनाना चाहते हैं और तो आपको एंगल भी पता है, तो आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाला इमेज रोटेट हो जाए, तो इसके लिए आप क्या मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। सर वो लेट्स से होमोग्राफी के एंगल लिए हमें फिर पता हम है। मैट्रिक्स यूज कर ले बाकी सारे। यस सर वो होमोग्राफी वाले बाकी जो पैरामीटर्स है उसको कांस्टेंट रख लेंगे, जो ट्रांसलेशन वगैरह बता रहे हैं, और थीटा हम उससे पुट करके उस मैट्रिक्स से ठीक अगर है, मल्टीप्लाई करें। ट्रांसलेशन हमारी ज़ीरो है और हम सिर्फ रोटेट करना चाहते हैं, तो हमारी वो यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा जो भी है ना, वो हम बारी बारी इस पिक्सल पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास ट्रांसफॉर्म वो आएगा और वो जो भी प्रोसेस अभी आप लोग अभी अपनी असाइनमेंट में कर रहे हैं ना, उसका सिंपलर वर्जन ये है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास नया इमेज आ जाएगा और आप फिर कोरिलेट कर लेंगे उनको। तो ये हमारी स्ट्रेटजी ठीक है। अच्छा, अब एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम दोनों इमेजेस के ना पहले कॉर्नर डिटेक्ट करें अलग-अलग, और लेट्स से हम कहते हैं अभी साइज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रोटेट हुए हैं दोनों इमेजेस। तो हम ये कर सकते हैं कि इस दूसरे इमेज में जो पैच निकलता है ना, हम ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि इसकी जो डोमिनेंट लाइन है वो इट इज़ अलोंग 90 डिग्री लेट्स से। तो इमेज 1 के भी सारे पैचेस की हम डोमिनेंट लाइन वर्टिकल कर दें और इमेज 2 के भी सारे पैचेस की डोमिनेंट लाइन वर्टिकल कर दें। तो ये स्ट्रेटजी, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास एक तीसरा इमेज है और हम उससे दूसरे इमेज को मैच करना चाहते हैं, तो हमें बारी बारी इस पैच को मुख्तलिफ एंगल्स एक पैच को मुख्तलिफ एंगल पे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे पैचेस का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे एज जो डोमिनेंट एज होगी उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसको हम कोई भी एक रेफरेंस डिसाइड कर लेते हैं कि सारे पैचेस को ना हम उनकी डोमिनेंट लाइन को वर्टिकल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, बस एक हम रूल डिसाइड कर लेते हैं। तो उस रूल का हमें फ़ायदा होगा। हमें अगर हमने दूसरे इमेज को किसी तीसरे इमेज से मैच करना है, तो फिर हमें दोबारा से ये जो पैच हमने पहले रोटेट किया था यहाँ पे, इसको दोबारा से हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम फैसला कर लें, एक कन्वेंशन बना लें कि सारे पैचेस को वर्टिकल करना है। तो डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि अच्छा ये तो बड़ी सिंपल एग्जांपल थी, इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन थी, तो वही जो लाइन का एंगल था वही पैच को रोटेट करने वाला एंगल था। तो अगर इस तरह का कोई पैच होता तो फिर हम क्या करते जिसमें मल्टीपल रेड लाइंस हैं। तो हम आमतौर पे करते हैं कि हम हमारे पास अगर मल्टीपल लाइंस है ना, लेट्स से ये मेरे पास एक पैच है और इसमें ना मल्टीपल लाइंस हैं, बना लेता हूँ। एक ये है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये 45 डिग्री की। हम करते क्या है कि हमने अभी अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, आप एक्स में डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और वाई में डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास हर पिक्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ आएंगी, तो आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और हर पिक्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने किया हुआ है डेरिवेटिव फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद। तो हर पिक्सल के ऊपर ना आपके पास एक एंगल आ जाएगा और एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो आप फिर एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि चलें लेट्स से मैं 360 को ना 0 से 360 को 8 बिन्स में डिवाइड कर लेता हूँ। फिर मैं पहले वाले पिक्सल के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा एंगल क्या है। वो कहता है मेरा एंगल लेट्स से, इसका तो कोई एंगल नहीं होगा ना, यहाँ तो एज थी नहीं, तो ये कहता है कि जी मेरा तो एंगल 0 है लेट्स से। और फिर हम कहते हैं अच्छा मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो कहता है कि मैग्नीट्यूड भी 0 है, तो हम 0 वाली बिन में ना 0 ऐड कर देते हैं।
अच्छा, फिर जब हम इस पिक्सल पे आएंगे ये कहेगा जी मेरा तो 180 है, तो हम जहाँ पे 180 वाली बिन है ना उधर चले जाते हैं और उधर इस पिक्सल का जो भी मैग्नीट्यूड इधर आ रहा होगा वो हम इधर ऐड कर देते हैं। इस तरह ना हम पिक्सल बाय पिक्सल जाते जाते हैं, एंगल डिसाइड करेगा किस बिन में आपने आना है और मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि किस बिन में कितनी वैल्यू ऐड करनी है। तो आपके पास ना इस तरह का एक हिस्टोग्राम बन जाएगा, ये जो नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो डोमिनेंट एंगल अगर आपने पता करना है ना, तो एक आसान तरीका ये है कि आप उस बिन में चले जाएं जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं। तो इस तरह जो है ना आप डोमिनेंट एंगल पता चला लेंगे, जो कि ये ब्लैक एरो बना हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं, ये वाला हिस्टोग्राम बना लेंगे आप लोग। यस सर। पॉसिबल तो है यस सर। सर। ठीक है, तो आप अक्सर लफ्ज सुनेंगे कंप्यूटर विजन में ना, एक लफ्ज आप बहुत सुनेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ ग्रेडियंट्स। तो ये जो मैंने अभी हमने बनाया है ना, इसको हम हिस्टोग्राम ऑफ ग्रेडियंट्स कहते हैं। तो देख लें, ये बेसिकली एक वेक्टर बना लिया आपने, इस पैच से ना एक वेक्टर बना लिया। एक इस वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज। 7 है 8 है? 7 है, मुझे 7 नजर है। तो आपने इस पैच को कन्वर्ट कर दिया, ये जो एक पैच था ना इसको कन्वर्ट कर दिया आपने 7 या 8 डायमेंशनल वेक्टर में। एनीवेज, अभी हमें इस वेक्टर से ना वो वाला चाहिए एंगल, हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। हम जाके कहते हैं अच्छा ये वैल्यू बता रही है कि हमें सबसे ज़्यादा एजेस ना अलोंग दिस एंगल है, लेट्स रोटेट दिस। तो रोटेशन वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अगर हमारे पास दो पैचेस है ना, तो दो पैचेस की अगर उनमें सिर्फ रोटेशन हुई हुई है और हमने उनको मैच करना है, तो हम पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे और उसका एंगल और मैग्नीट्यूड और वो सारा प्रोसेस करके ना हमें पता चल जाएगा कि किसी पैच का डोमिनेंट एंगल क्या है। और फिर डोमिनेंट एंगल जब हमें पता चल जाएगा, फिर हमने एक रेफरेंस, एक कन्वेंशन बना लिया कि हर पैच का जो डोमिनेंट एंगल है ना, इट शुड बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, व्हाटएवर योर कन्वेंशन इज। तो फिर हम वो होमोग्राफी मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे ना, तो हमें वो रोटेटेड पैच मिल जाएगा। तो ये अब हमने पैच इस इमेज का ना सेव करके रख लिया। अब कोई और इमेज आता है, हमने उसमें मैच करना है इसको, तो इसी तरह उसका पैच भी हमने नॉर्मलाइज एक खास डायरेक्शन में करके रखा हुआ है, तो फिर हम कोरिलेशन कर लेंगे सिंपल ओरिजिनल पैच की। तो अभी जो हमने इस ये जो वेक्टर बनाया है ना, इसमें से अभी हमने सिर्फ डोमिनेंट एंगल यूज़ किया है और कोई इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं की। इस डोमिनेंट एंगल को हमने होमोग्राफी मैट्रिक्स में यूज़ करके इस पैच के करस्पॉन्डिंग एक नया पैच हमने बना, एक नया इमेज बना। ठीक है, तो क्लियर सो फार? अभी तक बात क्लियर है? अब जो है ना, हम फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब हमने स्केल वाला इशू कैसे सॉल्व करना है। देखें, अब हम जब अगर तो स्केल का मसला नहीं है, सिर्फ रोटेशन का मसला है ना, तो वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब हम पहला इमेज इस इंतजार में नहीं है कि दूसरा इमेज आए और मुझे पता चले कि मैंने पैच को कितना रोटेट करना है। पहले इमेज के पैचेस को हमने अलहदा रोटेट करके रख लिया, दूसरे इमेज के जो भी इमेज आएगा उसके पैचेस को भी हम अलहदा रोटेट करके रख लेंगे। और अब एक पहले इमेज के पैच, एक पैच को दूसरे इमेज के सारे पैचेस से मैच करेंगे और देखेंगे कि किसी से होता है कि नहीं। तो we are not waiting for the next image. I can process my image number 1 already. अच्छा, तो अब हमारा स्केल वाला इशू रह गया, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट। और इट इज सिंपल बट इट हैज कंफ्यूज्ड और it took us time to understand how to come to that point. But before that हमारी क्या पाइपलाइन थी? हमारे पास एक इमेज होता था तो हम उसकी ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते थे? फिल्टर, एच फिल्टर। हाँ,
नहीं नहीं, वो हमने पूरे स्टेप्स बनाए थे। क्या स्टेप्स थे हमारे? सर वो डेरिवेटिव और वो जो हैट वाला। हाँ हाँ, हमें पता है कि हमारे इमेज में नॉइज है, तो पहले हमने उसको स्मूथ करना है गाउसियन से। तो पहले तो वो होगा, फिर पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। तो पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा तो हमारे पास एजेस आ जाएंगी। जहां पहले डेरिवेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज आर, उन पॉइंट्स पे एजेस हैं। तो फिर हम एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे। वो क्यों करते थे? वैल्यू निकालने के लिए जीरो क्रॉसिंग की एज की। हम ये पता चलाना चाह रहे होते थे कि ये देखें ना, ये हमने पहला डेरिवेटिव बॉटम ऑफ द फिगर पे आपको पहला डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। गॉसियन भी अप्लाई कर दिया और पहला डेरिवेटिव भी अप्लाई कर दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज विच आर नॉन जीरो, बट एज तो एक खास जगह पर है ना। एज तो है 1000 वाले इंडेक्स पे। तो यू से कि नहीं, अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा सेकंड डेरिवेटिव कहाँ जीरो क्रॉस करता है, वहां पे एज होगी। तो हमारा ये जो डेरिवेटिव वाला प्रोसेस है, इसमें 3 फिल्टर अभी इन्वॉल्व है। एवरेजिंग टू गेट रिड ऑफ द नॉइज, first derivative and second derivative. Second derivative is basically localizing your edge. The first derivative contains the information about the strength of the edge. Do you agree? ये जो मैंने अभी 2-3 बातें बोली हैं। यस सर। सर लेकिन सर एक क्वेश्चन है। जी। सर ये हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इसके मैक्सिमम से अभी अगर हमें सर इंडेक्स मिल रहा है सर जो 1000 वाला है, तो फिर हाँ हम लोग ये सेकंड पे जाते ही क्यों हैं? मतलब वो एक कंप्यूटेशनली हमें मजीद कॉस्ट नहीं हो रही? हाँ ठीक है, वो आप तो देखकर मैक्सिमा बता रही है ना। कंप्यूटर कैसे मैक्सिमा बताएगा? कुछ ऑपरेशन तो आप करेंगे ना। कंप्यूटर ने अगर मैक्सिमा बताना है किसी कर्व का। यस सर। लेकिन सर अगर एक दफा हम कंप्यूटर ने फिर जीरो भी तो निकालना होगा अगले सेकंड डेरिवेटिव का, तो वो भी तो सर उसमें भी तो वही मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होगी आपके ख्याल से? बहरहाल वो सेकंड डेरिवेटिव हम जब निकालते हैं तो हम देख लेते हैं कहाँ वैल्यू जीरो है। सेकंड डेरिवेटिव वाली के बाद वाली वैल्यू तो हमें पता है ना कि जीरो होनी चाहिए। पहले डेरिवेटिव के यस सर। बाद वाली वैल्यू तो हमें शायद नहीं पता ना। वो इट डिपेंड्स किस जो एज है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30। वो सेकंड डेरिवेटिव के बाद वाली वैल्यू तो थोड़ी आसान है, वो हर एज की जीरो होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है कि हमने वो ये हमारी पाइपलाइन थी। तो ये जो अभी हमने काम किया है ना ओरिएंटेशन निकालने वाला, बेसिकली इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव की शायद ज़रूरत नहीं थी। हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे ना कि हमारे पिक्सल के पास जाते थे और हम ये कहते थे कि अच्छा तुम्हारे पास अपना वो जो भी डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड है और जो भी एंगल है वो बता दो। तो मेरा ख्याल है उसके लिए हमें सिर्फ स्मूथिंग के बाद सिर्फ एक डेरिवेटिव अप्लाई करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एज लोकलाइज नहीं करना चाहते। हम बस एक पता चलाना चाहते हैं कि इस पैच में जितनी भी एजेस हैं उनका डोमिनेंट एंगल क्या है। बट अगर हमें कोई कहे कि अच्छा इस इमेज में मुझे एज बताएं किस पिक्सल पे है, तो फिर हमें वो सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, चलें, ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये जो पहले गाउसियन होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन होता है, और फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन होता है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन है उसको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन को? इन्वर्टेड मैक्सिकन हैट। हाँ, वो इन्वर्टेड मैक्सिकन हैट कह देते हैं या लप्लाशियन ऑफ गाउसियन कह देते हैं। तो ये हमारी पूरी पाइपलाइन है। तो वी हैव टू नाउ सॉल्व द इशू ऑफ स्केल। तो वी कैन डू इट आफ्टर द ब्रेक। बहुत छोटा सा ये स्टेप्स हैं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे विल रिवील द इनसाइट ऑफ क्लासिक vision. Let's take a 10-minute break and then
let's come back and solve this problem.